13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट। 66 साल के भुवनेश्वर मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए। घंटे बीत गए, लाइन इतनी लंबी थी कि आखिर आ ही नहीं रहा था और फिर अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। भुवनेश्वर कुमार की वहीं लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई और वो भी सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। उसी दिन इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अचानक से हजारों लोग एक ही बात कह रहे थे। 11:45 पर सुबह मेरा सिलेंडर बुक हुआ और 1:30 बजे मुझे डिलीवर हो गया। ये सारे ट्वीट्स देखो, सेम टाइम, सेम डिलीवरी, सेम स्क्रिप्ट, सारी चीजें एकदम सेम थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो खुद से किया गया हो, कॉपी पेस्ट। और इसी पार्लियामेंट में जहां ये ट्वीट्स चल रहे थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह ने कहा कि इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, सारी चीजें प्रोटेक्टेड है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार मित्तल के घर में बताने वाला कोई नहीं था कि उनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा और आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो सरकार नहीं चाहती है कि आप जाने। एलपीजी क्राइसिस की वजह क्या है, आखिर एलपीजी क्राइसिस क्यों आई और ये कब तक चलेगी, आखिर कितना एलपीजी हमारे देश में अभी अवेलेबल है और वो कब तक चले, क्यों सरकार ने कोई भी बैकअप प्लान नहीं बनाया कि अगर एलपीजी की क्राइसिस आए तो हम उससे निपट सके, और सरकार नहीं चाहती है कि इन सवालों के जवाब आपको पता चले। आज मैं उन सारी चीजों को आपको बताने वाला। समझना होगा एक सिंपल नंबर से, इंडिया में हर साल 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम होती है। इसका 60% इम्पोर्ट बाहर से आता है और उस 60% इम्पोर्ट का 90%, सुन लो, 90% सिर्फ एक ही पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच 33 किलोमीटर चौड़ी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। 33 करोड़ परिवारों की रसोई की गैस सिर्फ 33 किलोमीटर लंबी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड। ये एक डिजाइन फेलियर है जो देश के बड़े बड़े लीडर्स को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। ये क्राइसिस तब शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू कर। ईरान ने जवाब में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कॉमर्शियल सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लोकसभा में खुद ही कहा, हिस्ट्री में ये पहली बार रिकॉर्डेड हुआ है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने सप्लाई अपनी बंद कर दी और इंडिया की आधी से ज्यादा सप्लाई एक ही झटके में बंद हो गई। गोरखपुर, पुणे, नोएडा, लखनऊ, हर जगह एक ही सीन था। लोग घंटों तक लाइन में खड़े हैं एक सिलेंडर के लिए। एक लखनऊ की वीडियो वायरल होती है जहां एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में सिलेंडर से भरे ट्रक के आगे लेट जाता है। महाराष्ट्र में एलपीजी ट्रक्स को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। वसंत विहार, देहरादून में लोगों ने सिलेंडर से भरा ट्रक ही लूट लिया और बरनाला में भुवनेश्वर कुमार की मौत। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं सरकार के स्टेटमेंट्स को ग्राउंड रियलिटी के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद ही जज करो क्या ये सही था। गवर्नमेंट क्लेम नंबर 1, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 12 मार्च को लोकसभा में खुद कहा, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फुली प्रोटेक्टेड है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है और जो भी शॉर्टेज बताया जा रहा है वो सिर्फ होर्डिंग और पैनिक बाइंग की वजह से है। अब ग्राउंड रियलिटी ये है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो। महाराष्ट्र में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी पर 40 से 50% ऑर्डर्स गिर गए हैं। पार्लियामेंट कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही। कांग्रेस एमपी ने खुद ही ये दावा किया है। अब सवाल ये है कि यदि अगर कोई क्राइसिस नहीं थी, एलपीजी के दाम अचानक से बढ़ने क्यों लगे? 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर का प्राइस डोमेस्टिक में 60 रुपए और कॉमर्शियल में 115 रुपए बढ़ गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? गवर्नमेंट क्लेम नंबर 8 मार्च को एलपीजी कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर जारी किए गए। रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए बोला। नई कंट्रीज ने इमरजेंसी सप्लाई ऑर्डर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर शॉर्टेज नहीं थी तो इमरजेंसी सप्लाई ऑर्डर क्यों की? गवर्नमेंट क्लेम नंबर 3, 9 मार्च नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर की। कॉमर्शियल सप्लाई पर 20% की कैप। होटल और रेस्टोरेंट को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% ही मिलेगा। अर्बन एरियाज में 25 दिन और रूरल एरियाज में 45 दिन का गैप। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मेरा सवाल ये है, अगर शॉर्टेज नहीं थी तो ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो वही लॉजिक है दोस्त कि अगर कोविड में टेस्ट करना ही बंद कर दो तो कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो खुद ही कम हो जाएंगे। और फिर 14 मार्च को मोदी जी ने खुद ही कहा कि जो लोग शॉर्टेज की अफवाह या शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसी हफ्ते असम पुलिस ने ये ऑफिशियल ट्वीट किया कि जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जब सच बोलना एक क्राइम बन जाए तब समझ जाओ कि सच कितना डेंजरस है उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे होंगे।
अब मैं आपको वो नंबर दिखाता हूं जो शायद आपने किसी और चैनल पर देखा होगा। इंडिया के पास एलपीजी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है? बेंगलोर के एक अंडरग्राउंड स्टोरेज में 80,000 टन एलपीजी स्टोर्ड है। विशाखापट्टनम में एक और 60,000 टन, टोटल 1.4 लाख टन। और इंडिया रोज 80,000 टन एलपीजी कंज्यूम करता है। इस हिसाब से अगर मोटा मोटा माने तो ये सिर्फ 2 दिन कंज्यूम करने के लिए है मैक्सिमम। 140 करोड़ के देश में सिर्फ 48 घंटे। और अब देखो, जापान के पास 254 दिन का रिजर्व है, वहीं साउथ कोरिया के पास 210 दिन का रिजर्व है, जर्मनी में 90 दिन और इंडिया में सिर्फ 2 दिन। जापान ने ये रिजर्व क्यों बनाए? 1973 में अरब ऑयल के क्राइसिस के बाद जापान ने ये सोचा, 50 साल पहले हुई क्राइसिस से उन्होंने ये सीख ली कि अगर फ्यूचर में कभी कोई भी क्राइसिस आती है तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। इसलिए उन्होंने ये रिजर्व बना के रखा और इंडिया आज भी उसी गलती को फिर से दोहरा रहा। इसमें आखिर गलती किसकी है? अब एक और बात, जब इंडिया में ये क्राइसिस आई तो इमरजेंसी में 2 शिप्स भेजे गए, नंदा देवी और शिवालिक, जिसमें 93,000 टन एलपीजी लोडेड था। वो सेफली इंडिया पहुंच तो गया है, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही दिन था, क्योंकि एक दिन में इंडिया 80,000 टन कंज्यूम करता है, जिससे केवल हम एक दिन ही सरवाइव कर सकते हैं। और ये एक दिन की सप्लाई लाने में भी इंडिया को बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करनी पड़ी। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने खुद ही ये कंफर्म किया है कि ईरान से कोई भी ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एक एक शिप के लिए नेगोशिएशन करना पड़ता है। चाइना के जहाज वो सीधे जा रहे हैं, ईरान उन्हें नहीं रोकता है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान उनके जहाज को बिल्कुल भी नहीं रोकता है। इंडिया ने क्या किया? मोदी जी इजराइल गए, नेतन्याहू से मिले और यूएई के साथ फ्रेंड्स, फिर भी इंडिया के लिए सारे डोर्स क्लोज। और सबसे खतरनाक बात, इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए? तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के हिसाब से 10 दिन का एलपीजी रिजर्व बनाने के लिए सिर्फ 9,607 करोड़ रुपए चाहिए। इंडिया का डिफेंस बजट 2025-26 में 6,21,000 करोड़ था, जो इस एलपीजी का सिर्फ 0.15% है। 1% से भी छोटा का है। उस बजट से 33 करोड़ परिवार की रसोई की गैस सिक्योर हो सकती थी, उनका खाना बन सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, इस क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? स्टैटिक्स नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक नाम बताता हूँ। रानी उज्ज्वला स्कीम की बेनिफिशियरी सिंस 8 मार्च 2019, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। जिस दिन रानी के घर में पहली बार एलपीजी सिलेंडर आया, उस दिन उसकी जिंदगी का बहुत ही खास दिन। धुआं नहीं, आंखों में कोई जलन नहीं, बच्चों की सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2016 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की और इस प्रॉमिस के साथ कि हर घर में अब धुआं नहीं चलेगा, धुआं मुक्त रसोई हो। और 10 करोड़ 52 लाख औरतों को ये प्रॉमिस भी दिया गया। 2024 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये स्टडी पब्लिश की। जिस घर में एलपीजी यूज होती है, उस घर में क्रॉनिक ब्रोंचिटिस के 50% केसेस कम हो जाते हैं। 50%। ये गैस का गैलन नहीं है, ये उन औरतों की जिंदगी का सवाल था। और आज रानी को अपना सिलेंडर रिफिल करने के लिए 7 से 8 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है, व्हाट्सएप बुकिंग फेल हो रही है। रानी ने कहा कि जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ? अब वो सपना टूटता दिखाई दे रहा है। और बहुत सी रानी की तरह की ही औरतें झाबुआ में, एमपी के डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में वापस चूल्हे पर आ गई हैं। कोयला जला रही हैं, वही आंखों में जलन, वही धुएं से भरी हुई जिंदगी फिर से जीने पे मजबूर हो गई हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में टेम्परेरी बेसिस पर फायरवुड और कोयला जलाने की परमिशन तक दे दी है। मतलब दिल्ली के आसपास के वो लॉ जो पॉल्यूशन रोकने के लिए बनाए गए थे, वो सारे टूट गए, उनका कोई मतलब नहीं है। ये क्राइसिस सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, बल्कि एक बैकवर्ड मूवमेंट है। एक डिकेड की मेहनत को एक क्राइसिस ने एक हफ्ते में बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और ये क्राइसिस मैन मेड है। तो आखिर सरकार की गलती कहाँ थी? मेरे हिसाब से 3 जगह उनकी गलती। पहली गलती, जनवरी में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे थे, उन्हें जनवरी के महीने से ही ये बात क्लियर थी, अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और अगर हमला होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। और इस अनुमान को किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, और ये एनालिसिस मिनिस्ट्री के पास पहले से ही अवेलेबल था, फिर भी कुछ नहीं किया गया। दूसरी गलती, ईरान से रिश्ते सही से नहीं बनाए गए। चाइना के जहाज बिना रुके हुए अभी भी जा रहे हैं, और इंडिया के जहाज को लाने के लिए एक एक करके नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। मोदी जी ने बहुत देशों के टूर किए, लेकिन ईरान से उनका ये गैप बहुत ही महंगा पड़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी है, ये सवाल सिर्फ गैस का नहीं है, रिलेशनशिप्स का। तीसरी गलती, और ये सबसे बड़ी गलती थी, कि इंडिया ने कोई भी एलपीजी
रिजर्व नहीं किया, जबकि बाकी देशों के पास अभी भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना हुआ है और इंडिया के पास बिल्कुल भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये चीजें सरकार को नहीं पता थी या उन्हें ये चीजें पहले से नहीं प्लान करनी चाहिए थी? जब उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की गई तो गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से पता थी कि एलपीजी की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया और सिर्फ जरूरत थी 9,607 करोड़ की। फिर भी ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, अब आप खुद ही जज करो कि इस क्राइसिस का असली जिम्मेदार कौन है। ये क्या एक पॉलिसी फेलियर है जिसे हम पहले से रोक सकते थे या नहीं? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें अगला सिलेंडर मिलेगा, ये डिपेंड करता है 4 सिनेरियोज पर। सिनेरियो नंबर 1, सीज फायर हो जाए। सबसे ज्यादा उम्मीद इसी में, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई जो 9 मार्च को अपॉइंट हुए हैं, बहुत ही हार्ड लाइनर बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट के यूएस से मिलिट्री बेसेस नहीं हटेंगे तब तक हम कोई भी एलपीजी सप्लाई शुरू नहीं करेंगे इंडिया के लिए, और इसकी रियलिस्टिक टाइमलाइन है मिनिमम 4 से 8 हफ्ते, इतने लगने ही हैं। सिनेरियो नंबर 2, अल्टरनेटिव सप्लाई पर काम करें। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा, रसिया से सप्लाई शुरू कर दी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। जो 2 शिप्स आए हैं उनमें जितनी सप्लाई थी वो सिर्फ 1 दिन की, और ये जो अल्टरनेटिव सप्लाईज हैं वो 35 से 40% एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, और ये गैप कोई फिल नहीं कर सकता। सिनेरियो नंबर 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिना सीज फायर के खुले। ट्रंप कह रहा है कि खुलेगा और ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी नहीं जाएगा। अब नंबर 4, इंडिया और ईरान के बीच बायलैटरल डील हो। फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हर एक शिप के लिए हमें नेगोशिएशन करना पड़ रहा है, कोई भी ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। चाइना वाली सिचुएशन दोबारा कहें तो ये पॉसिबिलिटी है बट पार्शियल है, कंप्लीट सप्लाई नहीं होगी। अब ऑनेस्ट आंसर, जब तक वॉर खत्म नहीं होने वाला है तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, और जब ये हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो गैस की सप्लाई नहीं होने वाली, और इसमें कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर रूरल एरियाज पर पड़ने वाला है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके लिए जो शायद आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं। एक इंडक्शन कुकर जो 2000 से 3000 में आता है, अगर आपके पास बिजली की सप्लाई प्रॉपर रिलायबल है तो आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एलपीजी क्राइसिस अवेलेबल है आप इस पे इजिली कुक कर सकते हैं। नंबर 2, पीएनजी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस अवेलेबल है तो अभी आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि पीएनजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी सप्लाई वहां से नहीं आती। नंबर 3, ब्लैक मार्केट रिपोर्ट करो। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है, जिसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके जो भी ये ब्लैक मार्केट में सिलेंडर्स की बाई और सेलिंग हो रही है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे आपका जो एलपीजी सिलेंडर है वो इधर उधर नहीं जाएगा, जिससे हो सकता है कि आपको मिल सके। नंबर 4, पैनिक बाइंग मत करो। एक से ज्यादा एक्स्ट्रा सिलेंडर अपने पास मत रखो। होर्डिंग से सिचुएशन और बिगड़ती है। एक्चुअल में जिसको इसकी जरूरत है उसके पास सिलेंडर फिर नहीं पहुंचेगा, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखो। अब मैं आपको वहीं पर ले जाता हूं जहां से ये बात मैंने शुरू की थी। भुवनेश्वर मित्तल 66 साल के लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। रानी झबुआ में जो उस चूल्हे के धुएं से निकल करके आई थी 2019 से, अब वो फिर से उसी धुएं में झुक रही है। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एक पॉलिसी पेपर में नहीं होती है। भुवनेश्वर कुमार की उनकी लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है, और रानी जैसी औरतों की उनकी हाथ की जब वो चूल्हे में लकड़ी जला। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, और वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो उसको शेयर कर देना जो आदमी अभी भी सोच रहा है कि ये क्राइसिस सिर्फ एक पैनिक बाइंग से हुई है। और वो सच फैलाना है जो काम सरकार नहीं कर रही है, मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। मैं हूं आलोक और मिलेंगे अगली वीडियो में।